अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज है इसकी उसको आज स्टार्ट करना है और कोशिश करेंगे आज एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लें ताकि आपको फिर ये चैप्टर 2 का टेस्ट मैं सेंड कर दूंगा वीकेंड पे, फिर आप बैठ के सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन टू डायमेंशन। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे थे। तो टू डायमेंशन के अंदर कितने नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं, तो वो आपके पास है टू, ठीक है ना। दो आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट यूज होते हैं टू डायमेंशन में, और यही चीज अगर थ्री डायमेंशन की होती तो फिर आंसर क्या होता, थ्री होता। इसी तरह से जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई किसके बराबर होता है, तो देखें इसके लिए हम एक हमने सर्कल को ड्रॉ किया था, और वो इस तरह से है कि अगर मैं यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व करूँ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आई, जे एंड के। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये क्लॉकवाइज चले, ठीक है ना, जैसे कि क्लॉकवाइज है, तो फिर आपके पास आई को जे से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ जाता है के, ठीक है ना। आई क्रॉस जे, और आई क्रॉस जे बराबर होता है के। जबकि यही चीज अगर हम इन्वर्स कर दें तो हम लिखते हैं जे क्रॉस आई। तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में जे क्रॉस आई बराबर होगा के लेकिन माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो है डी, माइनस के, ठीक है। इसी तरह से अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड इट्स एक्स कॉम्पोनेंट विल बी। तो आपको क्या क्या गिवन है, आपको फोर्स गिवन है 10 न्यूटन। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं कि एक्स कंपोनेंट का मतलब ये है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, यहाँ पर एफ जो है वो क्या है 10, और जो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 30। तो कॉस 30 बराबर रहता है 0.866 के, 0.866। तो 10 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.66, जिसे आप 8.7 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 8.7 न्यूटन, ठीक है। फिर कहते हैं इफ टू फोर्सेज ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर देन देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी। अब देखें ये दो फोर्सेज हैं, एक 3 न्यूटन की एक 4 न्यूटन की, और दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो मैं इधर इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक फोर्स हो गई, दूसरी फोर्स इसमें 4 न्यूटन की वो इसके परपेंडिकुलर हो गई। तो अब जो तीसरी आपके पास रिजल्टेंट है वो इन दोनों का क्या होगी, ये आपके पास हाइपोटेनियस बन गया, ठीक है ना। तो अब मुझे ये रिजल्टेंट फोर्स क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। और मुझे क्या क्या उन्होंने दिया हुआ है, मुझे उन्होंने दिया हुआ है 3 न्यूटन फोर्स, फिर उन्होंने मुझे दिया हुआ है 4 न्यूटन फोर्स। अब अगर आप देखें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हम इसी तरह से लिखेंगे, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आपके पास हो जाएगा 9, और ये 16, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25, और 25 का जो रूट है वो हो जाएगा 5। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास आ रही है वो रिजल्टेंट फोर्स है 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा जी, यस। उसके बाद कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी कैन बी इजीली डिटरमाइंड बाय। तो जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के दरमियान में उसको हम डॉट प्रोडक्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से भी, लेकिन उन्होंने कहा है इजीली किससे फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ पे इजीली का वर्ड इन्होंने लिखा हुआ, तो इजीली फाइंड आउट वो किससे हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट से। और वजह क्या है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करना आसान है, डायरेक्शन नहीं होती। जबकि वेक्टर प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ता है, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा ए क्रॉस बी लेने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास अगर कॉस थीटा से हमने डायरेक्शन निकालनी हो तो थीटा का फार्मूला बन जाएगा ए डॉट बी, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
और ये आपके पास है कॉस थीटा। थीटा निकालने के लिए कॉस इनवर्स कर लेंगे। ए डॉट बी में आपने सिमिलर वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। ऑर्थोगोनल वाले जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास एंगल निकालना क्या होता है, आसान होता है। फिर आगे कहते हैं फॉर विच एंगल द इक्वेशन ए डॉट बी ए क्रॉस बी इज करेक्ट। तो कौन सी आपके पास जो फॉर विच एंगल, एंगल आपने फाइंड आउट करना है जिस एंगल पर ए डॉट बी और ए क्रॉस बी क्या हो, करेक्ट हो। तो देखिए इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ए डॉट बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड यहाँ लिखूं तो मैं लिखूंगा ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ए क्रॉस बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो मैं लिखूंगा ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर इस ए बी को इस ए बी से हम कैंसिल कर देते हैं और साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस मैं इस तरह लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं है तो वन है, ये साइन है और कॉस इसके नीचे आ गया। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस टेन थीटा के बराबर है। तो ये आपके पास आ गया टेन थीटा। और टेन इनवर्स वन बराबर होता है किसके, 45 डिग्री के। टेन इनवर्स वन, तो ये आपके पास हो गया 45 डिग्री। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर है बी, 45 डिग्री। जहां पर आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपस में क्या हो जाती हैं, करेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन पर। देखिए जी, शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेनिशियस, कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वेनिशियस, व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल में कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर ये था कि इफ द क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी बिल्कुल सही है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वेनिशेस व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अगर हमारे पास दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों या वो दो वेक्टर्स आपस में एंटी पैरेलल हों, तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे ये मैंने वेक्टर ड्रॉ किए दो पैरेलल, और दो वेक्टर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एंटी पैरेलल। तो यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान थीटा है जीरो। तो लेट्स से ये मेरे पास है वेक्टर ए और ये मेरे पास वेक्टर है बी। और इसी तरह से ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। थीटा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ए और बी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे साइन जीरो जीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर आएगा इस फॉर्मूले से, तो आप देखें ए क्रॉस बी में जब मैं थीटा की जगह जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, जीरो। इसी तरह से जब मैं थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करूंगा जो कि एंटी पैरेलल की कंडीशन है, तो वहां पर आपके पास अगेन साइन 180 किसके बराबर होता है, जीरो के। और यहां से भी आपका आंसर क्या आ गया, जीरो हो गया। ठीक है। तो वो यही पूछ रहे थे आपसे कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का वेनिश हो जाए तो आप क्या कहते हैं ओरिएंटेशन यानी कि एंगल के बारे में। तो एंगल जीरो और 180 डिग्री ये दोनों हो सकते हैं इस क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। फिर कहते हैं फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विथ ईच अदर एट 0 डिग्री 90 डिग्री। आपने जो है वो यूनिट वेक्टर के जरिए सॉल्व करना है 0 डिग्री और 90 डिग्री को। तो देखिए वैसे मैंने इसमें सॉल्व किया हुआ, लेकिन एज सच अगर हम इसको अलग से भी सॉल्व कर लें कि आई डॉट आई, और ये चीज़ हमने अपने लेक्चर में भी सॉल्व की हुई है कि ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है आई डॉट आई, आई आई कॉस थीटा। तो थीटा की जगह अगर आप जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर बन जाएगा आई डॉट आई इज इक्वल्स टू, आई की जगह आ जाएगा वन, आई की जगह आ जाएगा वन क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और कॉस जीरो भी किसके बराबर होता है, वन के। तो इस तरह से आई डॉट आई बराबर है वन के। और इसी तरह अगर मैं 90 डिग्री पर इसे सॉल्व करूं तो 90 डिग्री के लिए हम दो यूनिट वेक्टर्स ऐसे ले लेते हैं जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आई डॉट जे, तो आई डॉट जे में ये आपके पास आई और जे का तो मैग्नीट्यूड हो गया, और यहाँ पर आ गया कॉस 90 क्योंकि उन्होंने कहा है कि थीटा को आप क्या ले लें, 90 डिग्री। ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आई डॉट जे इज इक्वल्स टू आई की जगह वन, जे की जगह वन, कॉस 90 जीरो। और जीरो जब इस सबसे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये आपके पास हो गया आई डॉट जे। ठीक है। Yes.
शो दैट स्केलर प्रोडक्ट ओबेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने शो करना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, ओबे करता है। तो ये बात हमने प्रॉपर्टीज के अंदर वैसे पढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर हम इसको डायग्राम के जरिए भी सॉल्व कर लेते हैं कि लेट से मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, और एक वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर जो है वो बी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ गया वेक्टर ए, और ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। अब अगर आप देखें तो इस बी का प्रोजेक्शन ए पर इंसिडेंट होगा, तो इसे हम लिखते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। और क्योंकि यहाँ पर एंगल है इन दोनों के दरमियान में थीटा, तो हम लिख सकते हैं बी ए को बी कॉस थीटा, क्योंकि यही थीटा जो है वो इसके प्रोजेक्शन को चेंज करेगा। और ए जो है वो बी ए जो है वो ए की डायरेक्शन में, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं ए डॉट बी, तो इसका आंसर आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। तो इस चीज को अगर हम लिखें तो ये इस तरह से हो जाएगा, फिर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो बी ए है वो किसके बराबर हो गया, बी कॉस थीटा के। ठीक है, ये आपके पास जो है वो प्रोजेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ गया कि जब मैंने ए डॉट बी को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आ गया ए बी कॉस थीटा। और ये तीनों क्या है, नंबर्स हैं। इसी तरह से अब अगर मैं बी डॉट ए की बात करूं, तो मैं अपने वेक्टर्स को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं कि मेरे पास अब वेक्टर बी जो है वो एक्स एक्सिस पर है, और वेक्टर ए जो है वो एंगल बना रहा है बी के साथ। तो ये मेरे पास हो गया बी, और ये मेरे पास हो गया ए, एंगल है थीटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ए का प्रोजेक्शन है बी पर, उसे हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। अच्छा जी, तो यहाँ पे ए कॉस थीटा आपके पास बन गया है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसको लिखा जाए तो इस तरह लिखेंगे कि बी डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। तो बी डॉट ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एज इट इज आ गया, और यहाँ पे इस ए बी को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर बी डॉट ए जो है हमारे पास, उसका आंसर भी वही आ गया जो कि ए डॉट बी का आंसर है। ठीक है, ए कॉस थीटा। तो इन दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों के जो आंसर हैं वो क्योंकि ठीक हैं और एक जैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो ए डॉट बी है वो बी डॉट ए के बराबर है। और यही स्टेटमेंट जो है वो कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आप किसी भी अरेंजमेंट में इन दोनों को काउंट करें, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको सेम रिजल्ट देगा। जैसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ते थे तो इसका आंसर डिफरेंट आता था, क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती थी। तो ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को देख के इसको सॉल्व करना है। तो आई डॉट जे क्रॉस के, ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, पहला पार्ट। अब देखें जे क्रॉस के, अभी मैंने आपको एक साइकिल जो था वो ड्रॉ करके बताया था, उसको हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइकिल में जो आपके पास आई है, जे है और के है। तो आई को, सॉरी जे को जब हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइक्लिक अगर देखें क्लॉकवाइज में, तो ये क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होता है। तो जे को के से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो आंसर आता है वो आता है आई। ठीक है ना। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई डॉट
और जे क्रॉस के की जगह भी क्या आ गया, आई। और आई डॉट आई सिमिलर वेक्टर्स हैं, इनको अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है, वन आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। इसी तरह से अगर दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो दूसरे क्वेश्चन में भी ये प्रॉपर्टीज इस तरह अप्लाई होती हैं कि जे क्रॉस एंड जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आई अगेन। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी जे क्रॉस, और ये आपके पास हो गया आई। अब जे क्रॉस आई इसका मतलब अब आपने कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए ये जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, के आना चाहिए। लेकिन क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में हम साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो होगा माइनस का के होगा। ठीक है ना, तो ये आपके पास वैल्यूज हैं। फिर कहते हैं इफ बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स आर जीरो व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द इंडिविजुअल वेक्टर्स। अब उन्होंने ये कहा है कि आप जब स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, वो भी जीरो आ रहा है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, वो भी जीरो आ रहा है। तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है जिस सिचुएशन की वजह से, या इंडिविजुअल वेक्टर्स की क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। देखें, हम ये बात पढ़कर आए हैं कि जब स्केलर प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट, लेट से अगर किसी एंगल पे जीरो हो रहा है तो वो एंगल क्या है, तो हम कहते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90। तो हम पढ़कर आए थे कि 90 डिग्री पर जो आपके पास वेक्टर है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस 90। और कॉस 90 आपके पास है जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डॉट बी जब परपेंडिकुलर होंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो, कॉस 90। अच्छा, अब ये वाला एंगल जब हम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, तो हम देखते हैं वहां पर आपके पास जो आंसर है वो तो जीरो नहीं आ रहा। जैसे अगर मैं कहता हूं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, ठीक है ना, तो अब इस 90 पर ए क्रॉस बी की हम वैल्यू निकालेंगे तो वो तो आपके पास नॉन जीरो आएगी। ठीक है, ए बी एंड कॉस 90, सॉरी साइन 90। तो साइन 90 क्योंकि वन होता है, तो यहां से आपके पास आंसर क्या आ गया, ए बी। तो फिर इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट किस एंगल पर जीरो हो रहा होगा, तो वो एंगल आपके पास होगा 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो फिर ए क्रॉस बी आपके पास क्या आ जाता है, मिनिमम आ जाता है। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए बी साइन 0। तो यहां से आंसर आपके पास क्या आ जाता है, जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम स्केलर प्रोडक्ट के लिए थीटा 90 यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास ए डॉट बी का आंसर जीरो आ रहा है, और जब हम थीटा इज इक्वल्स टू जीरो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसका आंसर यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो एक्चुअली इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का आंसर जीरो है। क्यों, उसकी रीजन ये है कि इन दोनों में से कोई एक जो आपके पास वेक्टर है वो क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तभी इन दोनों का प्रोडक्ट दोनों के लिए क्या हो रहा है, जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लास्ट पॉइंट देखें तो वो यही है कि बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर कैन बी जीरो साइमल्टेनियसली इफ वन ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर। ठीक है ना, तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक ही एंगल पर दोनों का आंसर जीरो आ सकता है अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल ए जीरो है, तो दोनों सिचुएशन में अगर ए जीरो है तो जाहिर सी बात है 90 पर ही दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी तरह अगर इन दोनों में से बी वाला वेक्टर जीरो है, तो चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो चाहे वेक्टर प्रोडक्ट हो, किसी भी एंगल के ऊपर इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट में जब थीटा 90 था तो आंसर जीरो आ रहा था, लेकिन जब थीटा जीरो लेंगे तब तो आंसर जीरो नहीं होगा। इसी तरह से वो थीटा 90 पर स्केलर प्रोडक्ट को जीरो कर रहा था, लेकिन वही थीटा 90 पर वेक्टर प्रोडक्ट को तो जीरो नहीं कर रहा था। तो जीरो करने के लिए हमारे पास कोई एक इंडिविजुअल वेक्टर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तब आपको एक ही एंगल पर ये दोनों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आंसर देंगे, नल वेक्टर देंगे, यानी कि जीरो आंसर देंगे। ठीक है, Yes. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ
वेक्टर हाउ दे कैन बी फाउंड। तो देखिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, इसे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, और रेजोल्यूशन का मतलब था स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर। हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में जो है वो अगर इस तरह से है कि मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेरे पास एक वेक्टर है ए। तो इस वेक्टर को जब हम सॉल्व करते हैं एक्स और वाई एक्सिस में, तो यहाँ पर आपके पास है एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमारे पास है वाई एक्सिस। तो जो ए का आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो जो एक्स एक्सिस के अंदर बनेगा उसे हम लिखते थे ए एक्स, और वो ए एक्स बराबर था ए कॉस थीटा के। जबकि जो वाई एक्सिस में उसे हम लिखते हैं ए वाई, और ए वाई बराबर है ए साइन थीटा के, ए साइन थीटा। अच्छा, और इन दो वेक्टर्स को अब हम क्या करते थे, रिजॉल्व करते थे, यानी कि इसको अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम इस ट्राइंगल के जरिए इसे क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे। ठीक है। तो लेट से अगर मेरे पास ये ए एक्स है और ये ए वाई है, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। तो फिर हम इसको क्या करते थे, सॉल्व कर लेते थे, और कंपोनेंट्स इसके जो थे वो हम बना लेते थे ए एक्स और ए वाई। तो ये मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल वेक्टर है जो कि ऊपर हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये वेक्टर है ए। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि ये आपके पास इसकी बेस हो गई, और ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो लेट से मेरे पास वेक्टर है ए, तो इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ए एक्स और इसका कंपोनेंट वाई एक्सिस में ए वाई। तो यहाँ पर अब हम यही करते थे ना कि जब इस ट्राइंगल को हम सॉल्व करते थे तो हम कॉस थीटा साइन थीटा दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के लिए इसे सॉल्व करते थे। और जब हम इसे सॉल्व कर लेते थे तो फिर हम इसको क्या करते थे, ऐड कर लेते थे, यानी डिटरमाइन करते थे। तो कॉस थीटा बराबर होता है ए अपॉन ए एक्स अपॉन ए के। ठीक है ना, कर्ली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से आपके पास आ जाता था ए एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा के लिए जब हम ये बात करते थे तो हम लिखते थे ए वाई डिवाइडेड बाय ए, और यहां से आपके पास जो आंसर आता था वो आता था ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। और जब आप इन दोनों को फाइंड आउट कर लेते थे तो फिर एंड में हम जाकर इन दोनों का आंसर लिख देते थे। वो आंसर इस तरह से था कि जो भी आप रिजल्टेंट वेक्टर लेंगे वो रिजल्टेंट वेक्टर में ए एक्स प्लस ए वाई। तो ये आपके पास कंपोनेंट्स होते थे इनके। अच्छा, और इन रिजल्टेंट के बाद जब हम ये रिजल्टेंट ले लेते थे तो रिजल्टेंट के बाद हम ले लेते थे इसका मैग्नीट्यूड। ये आपके पास हो गया रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप क्या करते हैं, ए को लिखते हैं मॉड में, और रूट में ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, और ये आपके पास क्या आ जाता है, इसका मैग्नीट्यूड। और लास्ट में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्योंकि हमें किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम किस तरह निकालते थे कि थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर हमें एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सेस से चाहिए तो फिर हम ये करते थे, और अगर वाई एक्सेस से चाहिए तो ए एक्स अपॉन ए वाई, ये आपके पास क्या होता था इसका आंसर। तो देखें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के जरिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग करते हैं, स्प्लिटिंग करके उनके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करते हैं, कंपोनेंट फाइंड आउट करके उन्हें एड अप करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, और क्या लेते हैं, डायरेक्शन। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, जो कि हम वेक्टर एडिशन के अंदर पढ़ कर आए थे। फिर आपके पास है गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ। देखिए जी, एग्जाम्पल्स जो हमारे पास है वो बहुत सारी है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर हमने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल को कोट करना है तो दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, सॉरी दो चार एग्जाम्पल ले लेते हैं। वर्क आपके पास है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जबकि पावर जो है अगेन स्केलर प्रोडक्ट है किसका, फोर्स इनटू वेलोसिटी का। दोनों वेक्टर हैं और पावर आपके पास स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर प्रोडक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर एरिया। तो यहाँ पर ई और ए, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया। तो ये आपके पास आ गया बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर इसी तरह से वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर जो टॉर्क है वो आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किससे मिलकर बनती है, पोजीशन वेक्टर जिसे हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, एंड फोर्स। तो आर क्रॉस एफ किसके बराबर है, टॉर्क के। इसी तरह फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल जिसे आप फोर्स कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी, और ये किससे मिलकर बनता है, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल वेक्टर क्वांटिटी है, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी भी वेक्टर क्वांटिटी है। Similarly, angular momentum is a vector product of position vector r and linear momentum p। तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो r क्रॉस p का प्रोडक्ट है, जो कि दोनों वेक्टर हैं, और तीसरा जो आपके पास आता है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसके बाद आ जाता है आपके पास कि a डॉट बी बराबर होता है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड के। तो आपने ये क्या करना है, शो करना है इस चीज़ को। ऐसे मैंने इसके अंदर किया हुआ है, लेकिन ये है कि उसको हम अच्छे तरीके से खुद सॉल्व कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए, और उस वेक्टर की वैल्यू है ए एक्स आई, ए वाई जे, एंड ए जेड के। इसी तरह से बी वेक्टर हमें गिवन है बी एक्स आई, बी वाई जे, एंड बी जेड के। इन दोनों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यही करते हैं कि ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट इसका लेना है। तो ए की जगह ए की कंपोनेंट्स लिख देते हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे, एंड ए जेड के, डॉट बी एक्स आई, बी वाई जे, एंड बी जेड के। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि जो सिमिलर सिमिलर वाले हैं यूनिट वेक्टर्स ए एक्स आई और बी एक्स आई, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह ए वाई जे बी वाई जे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह ए जेड के बी जेड के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आई डॉट आई है, जे डॉट जे है, और के डॉट के है, वो किसके बराबर होता है, वन के। तो हम इसी वजह से इसको देखते हुए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी जो ऑपोजिट वाले हैं वो क्योंकि जीरो के बराबर होते हैं, तो इसलिए उन्हें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा उसे हम लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड और बी जेड। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया जो कि उन्होंने ऊपर हमें कहा था करने को। ये आपके पास का आंसर है। चले जी, लास्ट क्वेश्चन है 2.9। व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद यूनिट वेक्टर्स आई जे के। तो देखिए, यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं वो कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड वन होता है, और इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है ना। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये तो सिर्फ यूज ही किए जाते हैं, किसके लिए ये यूज किए जाते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए किसी भी वेक्टर की। और इनकी जो डायरेक्शन होती है, आई अलोंग एक्स एक्सेस होता है, वाई अलोंग जेड, जे अलोंग वाई एक्सेस, और के अलोंग जेड एक्सेस होता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ थ्री डायमेंशनल या टू डायमेंशनल जो भी आपके पास वेक्टर्स होते हैं उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इनकी कोई यूनिट नहीं होती। मैग्नीट्यूड इनका क्या होता है, वो वन के बराबर होता है। ठीक है। चलें जी, न्यूमेरिकल स्पेस के आ जाते हैं। सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन है वो ये है कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज अंडर रूट थ्री टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट, फाइंड एंगल बिटवीन देम। तो आपने क्या करना है कि इन्होंने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन को उसी तरह लिख लें जिस तरह इन्होंने आपको दी हुई है। तो मैं इसी तरह से लिखता हूं कि उन्होंने कहा हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट
इज इक्वल टू √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब हमने ये लिख दिया A.B। ठीक है। अच्छा, इन के दरमियान आपने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, A×B बराबर है AB साइन थीटा के √3, A.B बराबर है किसके, AB कॉस थीटा के। ठीक है। तो यहां से ये ए बी और ये ए बी आपस में क्या होगा, कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। साइन अपॉन कॉस किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो यहां से आपके पास टेन थीटा इज इक्वल्स टू √3, और थीटा आपने फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स √3। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स √3 जो है वो बराबर होता है किसके, 60 डिग्री है। ठीक है। ये आपके पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है, अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल of 30 degree with the horizontal. The horizontal component of the force is 20 न्यूटन. Find the force. अब आपको गिवन क्या क्या है, तो आपको गिवन ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है Fx, और उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन। आपको एंगल गिवन है 30 डिग्री, और आपसे कहते हैं ये बताएं कि F जो फोर्स है वो क्या होगी। ठीक है। तो हमें कंपोनेंट्स हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के निकालना सीखे हैं, और वो ये होता है कि F इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला है। अब यहाँ पर क्योंकि मुझे एफ फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको फार्मूले को रीअरेंज कर लेता हूँ, और मैं इस तरह लिख देता हूँ, एफ इज इक्वल्स टू Fx डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल्स टू Fx की जगह आ गया 20 और कॉस 30। तो 23.1 न्यूटन। ठीक है। ये आपके पास आंसर हो गया फोर्स का। इसी तरह, अ वेक्टर एफ हैविंग मैग्नीट्यूड 5.5 न्यूटन makes 10 degree with x axis, and vector r with magnitude 4.3 meter makes 80 degree with x axis. What is the magnitude of their dot and cross product? ठीक है। तो अब देखें, इसके अंदर हम सबसे पहले इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, और वो डायग्राम इसी तरह से है कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। अच्छा, और इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में दो वेक्टर्स उन्होंने कहा है ड्रॉ करें। एक वेक्टर 10 डिग्री के साथ है, तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास वेक्टर है 10 डिग्री का। और जो दूसरा वेक्टर है वो 80 डिग्री है पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ, तो ये मेरे पास हो गया 80 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ। और इनके मैग्नीट्यूड्स भी हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसका एंगल है 10 डिग्री, और इसका एंगल है 80 डिग्री। तो अगर हमें इन दोनों के दरमियान का एंगल फाइंड आउट करना हो, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि 80 में से माइनस कर दें 10 डिग्री, तो आपके पास एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है ना। और ये किस किस के दरमियान में हुआ, ये हुआ फोर्स के दरमियान में, जो कि हमें गिवन थी 5.5 न्यूटन, और किसके दरमियान में, वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर के दरमियान, जिसकी वैल्यू थी 4.3 न्यूटन। अब दो वेक्टर से इनके दरमियान एंगल पता है, हमने क्या करना है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब आपको क्योंकि एंगल्स पता है, तो इसको फाइंड आउट करना आसान है। A.B इज इक्वल्स टू AB कॉस थीटा। तो A यहाँ पर आपके पास है 5.5, B है 4.3, एंड कॉस थीटा 70 डिग्री। सॉल्व कर लें।
8.1। 8.1 न्यूटन, सॉरी 8.1, और न्यूटन मीटर्स की जो होगी वो यूनिट होगी। और मैंने इसको ए बी लिख दिया, वैसे इसको हम क्या लिखेंगे, एफ आर, एफ डॉट आर, एफ डॉट आर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को इन्होंने मल्टीप्लाई करने को। अच्छा, अब आ जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट में भी इसी तरह से करते हैं कि एफ क्रॉस आर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ आर साइन थीटा। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एफ आपके पास है 5.5, आर है 4.3, और साइन 70 जी। क्या? 22.2। 22.2 न्यूटन मीटर। ठीक हो गया, ये इसका क्या है, आंसर है। अच्छा जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो वो आपसे कहते हैं कि जो गिवन है हमारे पास, वो गिवन ये है कि ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 6√3, और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो है 6। आपसे कहते हैं ये बताएं थीटा क्या होगा इनके दरमियान में। ठीक है, तो बहुत आसान है, हम इन दो वेक्टर्स का जो है वो मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि ए डॉट बी, और पहले हम ऊपर क्रॉस ले लेते हैं क्योंकि एंड में जाकर हमारे पास वो साइन थीटा बन जाएगा। ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी। तो ए क्रॉस बी बराबर है 6 के, और ए डॉट बी बराबर है 6√3 के। अब ए क्रॉस बी की जगह उसका मैग्नीट्यूड लिख दें तो वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा के, ये हो गया 6। और ए डॉट बी बराबर है ए बी cos थीटा। कॉस थीटा, यह है 6√3। तो यहाँ पर आपके पास जो ए बी है वो ए बी से कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस बराबर होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 1/√3। थीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/√3। और यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि वो आपके पास 60 डिग्री होता था √3, तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा जी, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन is making an angle of 30 degree with the x-axis. Find the horizontal and vertical component. तो हमें इधर जो गिवन है वो क्या क्या है, हमें गिवन है फोर्स जो कि है 200 न्यूटन, और हमें इनका एंगल पता है वो है 30 डिग्री। ठीक है, अब आपसे कहते हैं कि दोनों कंपोनेंट फाइंड आउट करें, तो एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, एंड एफ वाई बराबर होता है एफ साइन थीटा के, एफ साइन थीटा। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, एफ की जगह क्या आ जाएगा 200, कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30। सॉल्व करें। एफ 173.2। 173.2 न्यूटन, न्यूटन। और इसी तरह एफ वाई साइन 30, तो ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। यस, 100 न्यूटन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो एफ एक्स और एफ वाई आ गया। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।